मैंने नेट जेआरएफ के एग्जाम में प्रथम प्रयास में 300 में से 220 अंक प्राप्त किए हैं। तो ये 80 नंबर कहाँ कट गया कि एमए सोशियोलॉजी सीयूईटी के लिए वो क्या पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें तो उनका बढ़िया से चयन हो सकता है बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ में। बीएचयू में पीएचडी के एडमिशन में कितना पैसा लगता है? वही बीएचयू के छात्र हैं आप जी, और आप इग्नू का बुक सजेस्ट कर रहे हैं जी जी। क्यों, क्या खास बात है उस बुक? गुड और परफेक्ट में थोड़ा अंतर होता है दोस्तों। आज ये वीडियो परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। सोशियोलॉजी जी, सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसकी आज व्याख्या करेंगे। हम लोग पढ़ते हैं ना कक्षा 10-12 में और ग्रेजुएशन में आते हैं तो लिखता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आज बड़े पूरे विस्तार में एक बातें करने वाले हैं सोशियोलॉजी के टॉपिक पे। दरअसल हम आपसे मिलाने वाले हैं शनि उपाध्याय। शनि उपाध्याय नाम है ना? ये SHANI की SANI? सनी SHANI। कौन रखा ये नाम भाई आपका? ये ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी से आया। एस्ट्रोलॉजी से आया जी। सोशियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं आप बीएचयू में? जी बिल्कुल। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पूरा, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम शनि उपाध्याय है, मैं मूलतः गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा। मैंने अपनी यूजी की शिक्षा वहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। अच्छा। और मैं वर्तमान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पीजी की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। मैंने नेट जेआरएफ के एग्जाम में प्रथम प्रयास में 300 में से 220 अंक प्राप्त किए हैं। अच्छा। जो कि उसके बारे में आज साझा करूंगा सर से। कितने में से कितने अंक प्राप्त कर लिए भाई? 300 में से 220 अंक प्राप्त किए हैं। इतने बढ़िया नंबर होता है ये? जी, अच्छा नंबर सही में? बिल्कुल। कैसे लाए नंबर? लेकिन अभी ये पूछने से पहले एक चीज और पूछना चाहूंगा। ये इतनी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, 5 साल दे चुके हैं, ये 5वां साल दे रहे हैं अपने सब्जेक्ट को। सोशियोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट है। जी जी बिल्कुल। तो सोशियोलॉजी होता क्या है? व्हाट इज सोशियोलॉजी? हम लोगों को क्या बताएंगे? जी जी, सोशियोलॉजी मेनली समाज का अध्ययन करता है। समाज में एक समय में समाज में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था, तो समाज को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए सोशियोलॉजी विषय का निर्माण हुआ। उस समय के जो संस्थापक थे अगस्ट काम्टे। अच्छा। फुल्ली इसको डिसिप्लिन में लाने के लिए इमाइल डुर्किंग नाम समाज शास्त्री ने बहुत ज़्यादा काम किया इसके लिए। बीएचयू कैंपस आपने गोरखपुर से बीएचयू आए? जी बिल्कुल। अब बीएचयू ही क्यों आए? कहीं और जाकर के लोग मास्टर्स करने के लिए जेएनयू जाते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो मान लीजिए प्रेफरेंस बाद में रखा जाता है बीएचयू के बाद। बिल्कुल। लेकिन बीएचयू से भी तो बढ़िया यूनिवर्सिटी है वहाँ। बिल्कुल। मैंने उनके लिए भी प्रयास किया जो इससे अच्छी यूनिवर्सिटीज है, जो टॉप डिपार्टमेंट है, जैसे जेएनयू के लिए। फिर दूसरे प्रेफरेंस मेरे दूसरे प्रेफरेंस हमेशा बीएचयू ही रहा है, क्योंकि आदर्श विश्वविद्यालय यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। अच्छा। तो मेरे लिए नजदीक भी था। ये भी एक शनि जी एक बात बताइए, एक सब्जेक्ट है जो राइमिंग वर्ड्स मिलते हैं सोशियोलॉजी से, जैसे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी? साइकोलॉजी तो मानव के मन के बारे में अध्ययन को लेकर के है, और सोशियोलॉजी पूरे समाज के अध्ययन को लेकर के है। अच्छा। पर ये सब्जेक्ट आपस में बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर माना जाता है कि महिलाएं होती हैं। अच्छा। तो ऐसे बोला जाता है कि सोशियोलॉजी को सुशीला वर्ड से बोलते हैं और साइकोलॉजी को शकीला बोलते हैं। क्या ओरिजिनेट हुआ था इस शब्दों से? ऐसे लोग जो विद्वान हैं वो इनको बोलते हैं। अच्छा। तो ये सब्जेक्ट आपस में काफ़ी सिमिलर भी है एक दूसरे को लेकर के। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम समाजशास्त्र में साइकोलॉजी के अच्छे से जो वैज्ञानिक हैं, मनोविश्लेषक हैं, जैसे फ्रायड हुए या फिर मीड वगैरह हुए, ये सब इन लोगों को हम उसमें पढ़ते रहते हैं। अच्छा जी। सोशियोलॉजी, चलिए अब सोशियोलॉजी की पर्टिकुलर बातें करें। कई लोग एमए सोशियोलॉजी के लिए सीयूईटी के लिए अप्लाई करेंगे और प्रिपेयर करके आते हैं। आपका तो जेआरएफ भी निकल गया है। बिल्कुल। तो अगर हम आपके जूनियर्स को ज्ञान देना चाहें छोटा सा कि एमए सोशियोलॉजी सीयूईटी के लिए वो क्या पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें तो उनका बढ़िया से चयन हो सकता है बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ में? जी। एमए सोशियोलॉजी एंट्रेंस क्रैक करने के लिए, जो सीयूटी एंट्रेंस क्रैक करने के लिए वो रिटजर हॉरलम्बस, ये 2 किताबें हैं, इंग्लिश वालों के लिए प्रीफर कर सकते हैं, वो अच्छी है। और हिंदी वालों के लिए SL दोषी और BK नागला जैसी किताबें, या राम आहूजा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये किताबें उपयुक्त हैं। और उसके साथ आप बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने के लिए, या आगे का भी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तुरंत एमए एंट्रेंस क्लियर करने के बाद जेआरएफ देना चाहता हूं, तो आप इग्नू के नोट्स प्रेफर करें। सारे यूनिट्स के लिए इग्नू के नोट्स सबसे अच्छे हैं। और अच्छा। बहुत सारे इग्नू के नोट्स आपने जेआरएफ के लिए रिकमेंड किया कि एमए सोशियोलॉजी के लिए रिकमेंड किया? मैं ये दोनों के लिए सेम चीज़ें हैं। आप एमए सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, यहाँ पे वही जेआरएफ में आपको वो पूरा विषय आपको फिर वही सेम चीज़ देना पड़ेगा। हैं आप? जी।
और आप इग्नू का बुक सजेस्ट कर रहे हैं। जी जी। क्यों, क्या खास बात है उस बुक में? इग्नू सिलेबस में क्या खास है? बिल्कुल बिल्कुल। इग्नू पहले तो इग्नू के नोट्स जो होते हैं बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं और आसानी से अवेलेबल है हर किसी को, और ज़्यादा एग्जाम मैनर में हैं, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, इसलिए इग्नू के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा। तो आप उस इग्नू के नोट्स जो है आप लगभग 10 यूनिट्स के लिए मिल जाएंगे और अच्छा। उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बातें करें जैसे कि लोग आते हैं बीएचयू, मान लीजिए हम मास्टर्स करने के लिए आए, जी अब नेट जेआरएफ का एग्जाम तो हर जगह सेम होता होगा। जी जी। कोई बिल्कुल, बीएचयू का हो, चाहे अदर यूनिवर्सिटी का हो, चाहे स्टेट कॉलेजेस का, वो दे सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बात करें हम मास्टर्स में फर्स्ट ईयर में इनरोल्ड हुए, ठीक है, एडमिशन ले लिया हमने मास्टर सोशियोलॉजी में, जी क्या हम नेट जेआरएफ देने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं? जी जी। तो आप तभी से एप्लीकेबल हो जाते हैं जब आप एमए में इनरोल हो जाते हैं। जी। तो रिसर्च के लिए हमें कौन कौन सा फॉर्म भारत में भरना होगा तो हम पीएचडी कर सकते हैं? मेनली सबसे पहले आपको नेट का एग्ज़ाम पास करना होगा, जिसमें जब अगर जेआरएफ पास होते हैं तो आपको पीएचडी के लिए फेलोशिप मिलती है आपको, जो भी फेलोशिप आती है। दूसरा है जो एक यूनिवर्सिटी कराती है, ऑटोनॉमस अपना एग्ज़ाम कराती है, रेट का एग्ज़ाम, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, तो उसको पास करके आप एडमिशन पा सकते हैं उस यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी में आप। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आरईटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो बीएचयू का अलग होता है और भी सभी यूनिवर्सिटीज के अपने अलग अलग आरईटी मतलब कि एक अलग से वो लेंगे, अपने विश्वविद्यालय की कुछ सीटें होती हैं जी जी। विद इन द उसी में रह सर्कमस्टांसेस में रह करके उन्हीं में एडमिशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें जेआरएफ की तो जेआरएफ नेशनल लेवल पे होता है, ये एनटीए कंडक्ट कराती है। इसके द्वारा आप डायरेक्ट रेट एग्जाम्प्टेड बोलते हैं, एडमिशन पा सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जब उसमें वैकेंसी खाली हो या जब वो एप्लीकेशन निकाले समय आप रेट एग्जाम्प्टेड बोलते हैं, उस सीट में आप। अच्छा सनी जी, एकदम घबरा नहीं रहना। नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बताइए। इंटरव्यू में बैठना है आपको एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों। यूपीएससी के लिए तैयारी वारी करते हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल। कितना पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए? अभी जेआरएफ से पास करने के बाद अभी फिर लगा हूँ। दरअसल क्या होता है ना कि जब मास्टर्स में लोग एक एम लेते हैं कि उनका अगर जेआरएफ निकल जाता है जी जी तो वो अपने अलग टारगेट में लग जाएंगे, क्योंकि अब उनको जेआरएफ की पढ़ाई तो करनी नहीं है यूपीएससी जैसे। तो यूपीएससी का माहौल क्या बीएचयू में है? पढ़ाई करते हैं लोग यूपीएससी की? कितने लोगों ने तैयारी करके निकाला आपके यहाँ से? बीएचयू में ऐसे देखा जाए तो यूपीएससी का माहौल तो नहीं है, पर कुछ बच्चे इंडिविजुअली अपनी तैयारी करते हैं और लगे रहते हैं, शायद उनका रिजल्ट भी आता है। अच्छा। ऐसे मतलब बच्चे निकलते हैं, लेकिन बहुत रेयर होता है। यहाँ नेट जेआरएफ का माहौल काफ़ी अच्छा है और हर एक डिपार्टमेंट में ठीक ठाक संख्या में नेट जेआरएफ बच्चे निकालते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें जी सर की सोशियोलॉजी हमने फर्स्ट ईयर में नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर गए जी जी, और उसके बाद एकाएक हमें समझ में आया कि ये ड्यूरेबिलिटी होती है ना, कुछ इसकी वैलिडिटी होती है ना, कि वर्तमान में सब कुछ परिवर्तन हो गया है। आप एमए पास करने के बाद नेट जेआरएफ जब भी अटेम्प्ट करते हैं, अगर आप पास हो जाते हैं तो आप पीएचडी के इनरोल के लिए आप वैलिड हैं, उस समय वैलिड हो जाएंगे। आप कभी भी 2 साल एमए खत्म करने के बाद आप जब भी चाहेंगे तो इनरोलमेंट मिल सकती है, और वो 2 साल का ड्यूरेशन होता है उसका। यही बात कर रहा था मैं। जेआरएफ का जो ड्यूरेशन आपको 2 साल के अंदर लेना होता है, उससे आपको फेलोशिप मिलेगी, पर जो ड्यूरेशन खत्म होने के बाद आपका नेट बचा रहता है, तो नेट पे आप कहीं इनरोल हो सकते हैं, पर आपको फेलोशिप नहीं मिलती। अच्छा, आपने बताया कि हमसे लोग पूछते हैं कि ये जो इंटरव्यू में जब जेआरएफ के आप बैठते हैं विश्वविद्यालय के, तो कुछ पूछा जाता है इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, क्या तैयारियां की हैं? इंटरव्यू में मेनली आपके जो रिसर्च प्रपोजल, आप जिस एरिया में काम करना चाहते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। फिर आपकी सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है उसको जानने की मतलब कोशिश होती है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो आपने कौन सा टॉपिक रखा? अभी मैं सोशियोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट पे कार्य कर रहा हूँ। सोशियोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट, जो भी सोशल इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी किताबें हैं, जैसे रामचंद्र गुहा की किताबें हैं, मुनरे बुकचिन की किताबें हैं, या फिर जो भी बेसिक किताबें उसको मैं पढ़ रहा हूँ। और तो उसके बाद उसमें काम करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें काम बहुत शानदार है, क्योंकि उसमें बहुत स्कोप है। और अन्य जो इंटरेस्टिंग विषय हैं समाजशास्त्र में, उसमें काम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और सोशियोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट इसका एक अच्छा स्कोप है, क्योंकि इन्वायरमेंट को लेकर के दुनिया कहीं ना कहीं सोच रही है, तो वो अच्छी बात है। आजकल इन्वायरमेंट को लेकर के जैसे ज्योग्राफी का बहुत बड़ा स्कोप है जी, आने वाले कल में सब चीज़ें उसी के, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, जियोफिजिक्स, ये सब चीज़ें आने वाले कल में बहुत ज़्यादा। सोशियोलॉजी किस तरीके से हम समाज को सोशियोलॉजी सिखा रहे हैं, या फिर समाज किस तरीके से काम कर रहा है, कुछ उदाहरण कुछ सिखाएगा, कुछ बताएगा, कुछ हमको एक्सप्लेन करेंगे?
जैसे सोशोलॉजी में होता क्या है कि मेनली समाज की स्टडी होती है। स्टडी होने के बाद स्टडी का जो क्षेत्र है काफी ब्रॉड है। जैसे सोशोलॉजी में रिलीजन की स्टडी, सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, फूड, सोशोलॉजी ऑफ फूड या एनवायरनमेंट की स्टडी, वहाँ पे स्टडी करके क्या होती है कि जो डाटा इकट्ठा किया जाता है उसी के हिसाब से जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो पॉलिसी बनाते हैं। अच्छा, तो ये होता है। जैसे मान लीजिए कोई सोशोलॉजिस्ट है जो स्लम की स्टडी की, तो स्लम में कमियां क्या हैं, मूलभूत उनकी समस्याएं क्या हैं, अच्छा। उनको देख करके फिर सरकार जो पॉलिसी बना रही है स्लम वालों के लिए तो वो अच्छे से बना सकती है वहाँ पे। अच्छा जी। यहाँ बीएचयू में पीएचडी के एडमिशन में कितना पैसा लगता है? बीएचयू के पीएचडी के एडमिशन में जब इसके फॉर्म्स आते हैं तब उस समय आप अप्लाई करके हो सकते हैं। अगर आप जेआरएफ हैं तो रेट एग्जामिनेटेड के थ्रू हो सकते हैं। तो पैसे लगते होंगे ना कुछ एनरोलमेंट के, यहाँ एडमिशन के, कि कुछ नहीं लगते? ऐसे पैसे तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन पैसे ऐसा कुछ नहीं लगते हैं। पैसे धांधली वांधली कुछ ऐसा कुछ आपको लगता है कि बीएचयू में पहले से ऐसा कुछ चला आ रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कर ऐसा सकते कुछ नहीं है। बीएचयू में पारदर्शिता है हर एक चीज में और ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है। सोशोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया माना जाता है, जैसे हिंदी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा माना जाता है वैसे ही सोशोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा, यहाँ पे जब आप रिसर्च करेंगे जी बिल्कुल, तो भाई क्या आपने सोचा है कि क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं बीएचयू में कुछ करने लायक? तो ऐसे तो रिसर्च पे ही ध्यान देंगे। रिसर्च ही अपने आप में बहुत बड़ा है, टॉपिक है। अगर यहाँ से मौका मिला तो जरूर यहाँ पे रिसर्च करेंगे। अच्छा, ये जो पेपर आपने जो दिया था नेट जेआरएफ वाला, जी, वो किस सन में दिया था? अभी मैंने 2022 में पास किया अभी। तो कट ऑफ क्या निकला? कट ऑफ क्या जेआरएफ का कितना गया? जेआरएफ का कट ऑफ जनरल का 109 क्वेश्चन था और ओबीसी 102 क्वेश्चन और 104 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था, जिसमें मेरा 110 क्वेश्चन सही हुआ था। और आपका 320 नंबर आया? 220, 300 में से 220 नंबर। 300 में से 220 नंबर आया? बिल्कुल। तो ये 80 नंबर कहाँ कट गया? तो ये 80 नंबर जो मेरे मिस्टेक्स हुए हैं, पेपर 1 में काफ़ी कमियां हुई हैं। क्या मिस्टेक जो हमारे ऑडियंस ना करे, बताइए थोड़ा तो सा। पेपर जैसे क्या होता है कि जो पेपर 1 होता है वो काफ़ी कह सकते हैं कि जुआ टाइप होता है कि उसके पेपर्स हमेशा बदलते रहते हैं, हमेशा होते रहते हैं, चेंजिंग होती रहती है। तो वहाँ मेरे नंबर्स कटे, या हो सकता है मैथ्स में नंबर कटे। अच्छा, तो हो सकते हैं, या फिर नंबर तो कटने ही हैं क्योंकि पूरी तैयारी किसी की होती नहीं है। क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, कोई पेपर मान लीजिए मैं अपनी विषय का दे रहा हूँ तो 100 में से 100 क्वेश्चन आए, हो सकता है 10, 12, 15, कितनी भी अच्छी तैयारी रहेगी आपकी गलतियाँ होंगी, नए क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो 220 नंबर है, इसको लाने के लिए आपने कितनी पढ़ाई की, क्या क्या बुक का इस्तेमाल किया, क्या क्या चीजें हुई, थोड़ा बताएंगे लोगों को? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये 220 नंबर लाने के लिए सबसे पहले मैंने पेपर 1 के लिए, तो पेपर 1 में मैंने मैथ्स, रीजनिंग और डीआई इसके मतलब अच्छे से अभ्यास किए। और दूसरी जो थियोरेटिकल यूनिट थे उनको मैंने पढ़ा केवीएस मदान किताब से, और एजीपी एक बुक आती है उससे अभ्यास किया। उसके बाद पर यूनिट मैंने 1000 क्वेश्चंस का अभ्यास किया। मतलब जितने 7 और यूनिट्स बचते हैं जो थियोरेटिकल वे में है, उनका मैंने हर एक यूनिट का 1000 अभ्यास किया 5-5 दिनों में। तो ऐसे मेरे पेपर 1 तैयार हुए। पेपर 2 के लिए मैंने कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ किया। जैसे मैंने एनपीटीईएल के लेक्चर दिए, देखे, या इग्नू के नोट्स जो भी थे उसको मैंने पढ़े, या जॉर्ज रिडजर किताब, या इंडियन सोशोलॉजी के लिए मैं बीके नागला को प्रीफर किया। अच्छा, तो ये सब किताबें मेरे लिए सहायक रही। कैसे कर लिए सनी जी, एक बात बताइए। तो लोग यहाँ पे मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं, दिन भर घूमते टहलते रहते हैं, दिमाग में इतना टेंशन लिए रहते हैं कि नेट जेआरएफ निकालना, मास्टर्स बीत जाता है, 2 साल भी बीत जाता है, नेट जेआरएफ नहीं निकलता। जी बिल्कुल। और आपका उसी के समय नेट जेआरएफ निकल जा रहा है। जी। तो भाई कैसे आपने मैनेज किया अपने सेमेस्टर एग्जाम को, अपने सिलेबस को, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम जेआरएफ के? जी कैसे मैनेज हुआ सब कुछ? नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम देने के पूर्व मैं एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम लगभग ऑल इंडिया स्तर पे मतलब सारे यूनिवर्सिटीज़ में दिया था, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हुआ मेरा। तो उस समय उसके पूर्व में जो मतलब एंट्रेंस एडमिशन पाने के पूर्व में जो मैंने तैयारी की थी, काफ़ी अच्छी तैयारी मैंने की थी उस समय। लगातार 5 महीने का कुछ समय था जिस समय मैं तैयारी किया। उसके बाद यहाँ आने के बाद मैं सिर्फ पेपर 1 पढ़ा, थोड़ा बहुत पेपर 1 पढ़ता रहा, एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम दिया, हो गया मेरा। तो इस तरह हुआ। जो मास्टर्स के एंट्रेंस एग्जाम की सिलेबस भी काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो एग्ज़ाम जो पैटर्न होते हैं उसको समझने की ज़रूरत है। पूर्व में जो एग्जाम हुए हैं पीवाईक्यूज होते हैं उनको देखने की ज़रूरत है। अच्छा। पहले तो क्या होता है वो 3 तरह से पूछता है क्वेश्चन। पहले आपके एक फैक्ट बेस्ड होते हैं जिसमें आपको सीधे
किताब का नाम पूछ लेगा या कोई कॉन्सेप्ट पूछ लेगा कि इस कॉन्सेप्ट के प्रोपाउंडर कौन है। दूसरा पूछ लेगा आपको थियरी बेस में, मान लीजिए कोई थियरी है, वहाँ पे आप उस थियरी को पढ़े हुए हैं तो आप गेस करके लगा सकते हैं। अच्छा। तीसरा होता है आपका असर्शन टाइप, कारण और जो कार्य होता है उसके रीजन और assertion में भी बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। वहाँ पे आपका उसका संबंध क्या है उसको बताना होता है। अच्छा। तो इन तीनों पे आपको अच्छी पकड़ रखनी होगी। और कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए सीधे सीधे आप कॉन्सेप्ट नोट करके एक सेपरेट नोट्स बना सकते हैं, जिसमें किताबें, एक तरफ किताबों के नाम और दूसरी तरफ कॉन्सेप्ट के प्रोपाउंडर्स, उसको याद करना, वो एक अच्छा मतलब स्ट्रेटजी माना जा सकता है अच्छा। स्कोरिंग के लिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय जी 3 साल बिताए वहाँ पे, जी फिर आ गए दूसरे 2 साल BHU यहाँ पे। जी। तो क्या डिफरेंस है, मतलब मेजर बढ़िया डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस ये है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय एक छोटे क्षेत्रीय लेवल का मतलब विश्वविद्यालय कह सकते हैं। वहाँ पे उतनी डाइवर्सिटी नहीं है जो यहाँ पे डाइवर्सिटी है। और दूसरी चीज़ ये है कि BHU में BHU का एंट्रेंस एग्ज़ाम कहीं ना कहीं अब तो CUET करा रहा है, इसके पहले भी टफ हुआ करता था। टफेस्ट। तो बाहर से जो बाहरी राज्यों से बच्चे आए हैं उनका भी एक मतलब इम्पैक्ट है इस BHU पे। अच्छा। वो जो सीख के आए हैं उनके बीच रहना, सोशल डेवलपमेंट, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा, ये अलाइड कुछ होता है? अलाइड, जी जी, आप समझ रही हैं अलाइड का मतलब? अलाइड को समझ, अलाइड से रिसर्च करना। जी जी। कुछ समझाएंगे इसके बारे में? मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर अलाइड मेनली देखा जाता है मेडिकल से अलाइड लोग करते हैं, इसकी अलग से सीट आती है। तो मेनली PhD के सर्टिफिकेट सोशियोलॉजी के ही होते हैं, पर वो व्यक्ति अलाइड में कर रहा होता है कि उस सेक्टर में सोशियोलॉजी का जो इम्पोर्टेंस है उसको स्टडी कर रहा होता है। हाँ। दर्शकों, हमने काफ़ी सारी बातें की, लेकिन अलाइड पे हम एक नया चर्चा करेंगे, क्योंकि अलाइड सब्जेक्ट क्या होता है कि अलाइड क्या बढ़िया होता है रेदर देन रेगुलर रिसर्च जो नॉर्मल हम कर रहे हैं वो क्या बेस्ट होता है स्टूडेंट के लिए? क्या चॉइस रखनी चाहिए? चॉइस तो स्टूडेंट्स को रेगुलर रखनी चाहिए कि आप मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी में ही रिसर्च करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अभी हम BHU में खड़े थे, वहाँ देखिए क्रिकेट हो रहा है बढ़िया से। आप लोग भी क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जी, जरूर खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? हॉस्टल में हम लोग खेलते हैं अक्सर, राजाराम छात्रावास में। राजाराम हॉस्टल में ही क्रिकेट हो जाता है? जी, थोड़ा बहुत, कभी कभी बिरला ग्राउंड में सब आते हैं हॉस्टल के बच्चे और खेला जाता है, डिपार्टमेंट वाइज होता है। आपके हॉस्टल में सुना अभी कुछ दिन पहले लाइट वाइट बंद करके बहुत चिल्ला रहे थे लोग, जी। आग वाग जला रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ऐसा भाई? ऐसा हुआ अर्जेंटीना के मैच जीतने पे, फ्रांस और अर्जेंटीना का जो मैच हुआ उसमें डाई हार्ड फैन है क्या यहाँ पे लोग फुटबॉल के? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हैं। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे? मैं भी अर्जेंटीना को ही सपोर्ट कर रहा था। ऐसा नहीं जो अर्जेंटीना जीत गई तो उसको सपोर्ट कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। लियोनेल मेसी जो खिलाड़ी है वो लगभग मतलब जो भी लोग इस उम्र में हैं वो सपोर्ट करते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ। इसलिए सपोर्ट करते हैं। मेसी ने और क्या पर विरोधी टीम के जो एम्बापे थे उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो उसके भी ठीक ठाक। तो ये बड़ी मेसी ने एक टिश्यू यूज किया, टिश्यू पेपर, उससे अपनी आंखें पोंछी और वो टिश्यू पेपर 5 करोड़ का बिक रहा है। तो भाई फैन तो डाई हार्ड बहुत लोग हैं, कुछ हमारे भी फैन है, नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नियमित हमारी बातों को सुने, क्या चीज़ें चल रही हैं, एक नया टॉपिक हमें प्रदान करें, हम उस पर काम करते चले जाएंगे। तब लगता है शायद एक नया फैन फॉलोइंग क्रिएट हो सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। सनी जी बोलिए लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए। जी, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। ये चैनल हमेशा मतलब एक्टिव है छात्रों के अधिकारों को लेकर के और छात्रों के बारे में, और इस पूरे BHU कैंपस में एक नया उभरता हुआ एक अच्छा चैनल है। नया उभरता हुआ अच्छा चैनल है। तो आप लोगों से अनुरोध है। पिछली बार आपने इंटरव्यू दिया था? बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत घबरा रहे थे। नहीं, अरे कोई बात नहीं। इस बार आप थोड़ा सा बदलाव है। बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव आता है BHU में आने के बाद बदलाव। पुरानी वीडियो अपनी जब देखी तो क्या लगा कि क्या हो रहा है? बिल्कुल, पुरानी वीडियो क्या सिखाई? पुरानी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला, परिवर्तन तो दिख ही रहा है। दिख रहा है जी बिल्कुल। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ होता है BHU का। BHU के छात्र जब यहाँ पे आते हैं तो उन्हें हर जगह विविधताओं में एकता का ये पूरा यूनिवर्सिटी है। लगभग 24 देशों से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं और पूरे भारत से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। तो हमें एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है जो इन्होंने बताया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में नहीं मिलता। तो शायद आप इस यूनिवर्सिटी में आएंगे और आप खिल जाएंगे। थोड़ा सा प्रयास करना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। और यहाँ पे लाइफ अच्छी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी कोई तकलीफ, कोई बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लोग बोलते हैं BHU में आए दिन धरना होता है, मारपीट होता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है BHU में।
कुछ इशूज तो होते हैं हर जगह, तो वहाँ पे धरने होते हैं। हाँ। अच्छा है धरना देना, कोई बुरी बात थोड़ी है। बुरी बात नहीं है। नहीं, कोई बुरी बात नहीं। छात्रों को हमेशा विरोध करना चाहिए, हर जी, एक चीजों बिल्कुल, पे आवाज बिल्कुल। उठानी चाहिए, तब हिंसात्मक ना हो, अहिंसा के मार्ग पे चले व्यक्ति तो वो अच्छा ही है। हाँ, अपने अधिकारों के बाकी लिए। माहौल यहाँ पे बढ़िया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आइए बहुत पढ़ाई लिखाई करिए। अगर कुछ छूट गया हो दोस्तों तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज से। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रिपरेशन नहीं करना है, डायरेक्ट उनको लगना है वहाँ पे। जी। क्या हुआ? दरअसल क्या है कि कुछ थोड़ा सा बहुत दिनों बाद हम शूट करने निकले हैं, तो हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन हमें नहीं लगता कि अभी इतने वीडियो के सेगमेंट पे हमें हिचकिचाहट हो रही है। JRF जी पूरे क्वेश्चन से भटक गया मैं, लेकिन एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वाई यू आर हाइडिंग एवरीथिंग? कुछ नहीं दिखाना है, जस्ट जब हम मास्टर्स में आते हैं जी और हम यहाँ पे आए, आपने बताया कि आपने एंट्रेंस एग्जाम नेट JRF का क्वालिफाई कर लिया, जी जी। तो लोग अलग टारगेट में लग जाते हैं।